कल नए सूबों के हवाले से जो फार्मूला चल रहा है उस पर बात हुई तो जिक्र 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड का भी आया और उस पर सेठी साहब फौरी पेशरफ्त हमने देखी कि सरदारी ने नए एनएफसी अवार्ड के लिए 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दी है जिसको वज़ीर ख़जाना लीड करने जा रहे हैं। मीटिंग की कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन जब भी ये मीटिंग होगी तो आपके ख्याल में क्या इशूज़ डिस्कस होंगे और क्या आउटकम होगा? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी और इसमें क्या होगा वो तो सबको पता है कि इस वक्त एक प्रेशर है फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट के एनएफसी अवार्ड को रिवाइज किया जाए ताकि फेडरल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे हों और प्रोविंसेस में कम जाएं, क्योंकि अब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, डेट पेमेंट्स बढ़ रही हैं और फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है और प्रोविंसेस जो अपने अपने पैसे इकट्ठे करें, टैक्स रेजीम्स अपनी ठीक करें एंड सो ऑन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और इसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इसको रिफॉर्म किया जाए। अब ये इंटरेस्टिंग है कि आसिफ जरदारी साहब ने जल्दी से साइन कर दिए। इसका ये मतलब है कि एजेंडा बड़ा क्लियर होगा कि इसको करना ही करना है। अब सवाल ये होगा कि कैसे करना है, क्या किस चीज को टिंकर करना है, किसी स्टेटिस्टिक को ऊपर करना है, किसी को कम करना है। जो स्टैंडर्ड जो बात होती है वही होती है कि जी इस वक्त पैसे जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पंजाब को 56% के करीब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि मगर इसके ऊपर भी बहुत से फॉर्मूले आ रहे हैं कि आगे से पॉपुलेशन के अलावा भी और चीजों को भी सामने रखा जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब जो लंबे लबाब है कि इसका मकसद यही है कि अब प्रोविंसेस को कम पैसे मिलेंगे और फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें दो चीजें देखने वाली हैं। एक तो ये कि जो मेंबर्स नॉमिनेट हो रहे हैं, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं चारों, मगर उनके साथ एक एक टेक्निकल मेंबर भी होता है। इंपॉर्टेंट बात ये देखना है कि वो टेक्निकल मेंबर किसको साथ रख रहे हैं, बिकॉज वो टेक्निकल मेंबर होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर की बात को सपोर्ट करता है और वजन डालता है और डेटा को जो है ना वो उसके ऊपर बहस करता है, बिकॉज उसके पास सारा डिटेल्स होती है। तो इसमें मैंने देखा है कि पंजाब की तरफ से जिसको नॉमिनेट किया गया वो है नासिर खोसा साहब। नासिर खोसा साहब वाज एट वन टाइम चीफ सेक्रेटरी पंजाब शहबाज शरीफ की हुकूमत में, मगर उसके बाद ये बिकेम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, इनको वहाँ चले गए थे। तो ही नोज द इश्यूज वेरी वेल और वो उनकी यही कोशिश होगी जो उनकी ब्रीफ है उसको वो बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ही सर्व्ड इन बोथ प्रोविंस एंड इन सेंटर, सो ही नोज कि इश्यूज क्या है और क्या नहीं है। एंड तो वो एक तो ये और उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बड़े सोबर किस्म के इंसान है एंड वेल रिगार्डेड। तो मगर आई थिंक ही विल प्ले अ पॉजिटिव रोल इन ट्राइंग टू गेट दिस रिफॉर्म डन। बाकी रह गए बाकी लोग जो आ रहे हैं, मैं नहीं कह सकता उनमें से, बट आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर सिंध विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी उसको कहा जाएगा बिलावल की तरफ से या आसिफ जरदारी साहब की तरफ से वो वही करेगा। अच्छा, अब वो क्या होगा दैट विल रिफ्लेक्ट डायरेक्टली ऑन पीपल्स पार्टी, और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को कह दिया होगा कि गड़बड़ नहीं करनी है आपने। क्योंकि आपने देखा पानी के मसले के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो रिजिड रहती है, हिलती नहीं है। अच्छा, तो अब ये अवार्ड के ऊपर भी, पैसे के ऊपर भी दे आर गोइंग टू टेक अ हार्ड लाइन, मगर इवेंचुअली मैं समझता हूँ कोई ना कोई अग्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब ये है कि वो क्या होगी। एक तो ये है कि जो उनको पैसे जाते हैं वो कम कर दिए जाए, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस होगी। मगर जो चीज एक नया फॉर्मूला भी हो सकता है वो ऐसे कि हाँ आपके पास पैसे तो जाते हैं मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट करती है जिसमें आपका हिस्सा होना चाहिए, आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो एक हाथ से पैसे चले जाएंगे और दूसरे हाथ से प्रोविंसेस से कुछ पैसे ले लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया या और भी बहुत सी चीजें हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं या एटसेट्रा जो कि नेशनल लेवल के हैं, वो कहेंगे जी इसके अंदर भी आप कंट्रीब्यूट करें। अब जो सड़कें बनती हैं, हाईवेज बनते हैं प्रोविंसेस के अंदर, जो फेडरल गवर्नमेंट पैसे पीएसडीपी में डालती है, वो कहेंगे जी इसमें आप भी कंट्रीब्यूट करें। तो एक हाथ में वो दे देंगे ताकि इसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, दूसरी तरफ ये प्रोविंसेस को कह सकते हैं कि अब आप थोड़े से पैसे वापस करें हमें, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर हामी बने आप, बिकॉज ये आपके काम के हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ये अनफीजिबल है, इसके साथ तो बिल्कुल कोलैप्स की तरफ जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं है कि अच्छी गवर्नमेंट करे या अच्छी एफिशिएंसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे फंड्स, और पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके अंदर ज्यादा हाथ रखे और ज्यादा हामी बने उसमें। सो आई थिंक ये सेटल हो जाएगा। अच्छा सेठी साहब, एक और बड़ा मामला गाजा का। हाँ, कहत साली बाकायदा तौर पर बयान की गई है और कहा गया है कि जो कहत है ये मैन मेड है, इंसान का क्रिएटेड है और इसे ख़त्म किया जा सकता है फौरी इक़दाम लेकर, क्योंकि पहला फेज़ बेंयामिन नेतन्याहू की जानिब से शुरू किया जा चुका है गाज़ा में ऑपरेशन का। लेकिन ऐसे में जो जेरूसलम पोस्ट है और द टाइम्स ऑफ इसराइल है, जो इसराइल के नामवर अखबारात हैं, वो ये बता रहे हैं कि IDF की जानिब से
ये बयान आया है कि हुकूमत की बका, इन शॉर्ट नेतन्याहू की बका गज़ा पर हमले में मुनहसर है। इसके अलावा इसराइल के एक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमास को असल में बेंयामिन नेतन्याहू ने नर्चर किया ओवर द ईयर्स। और बाइडेन इंतज़ामिया के एक ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि जब जो हॉस्टेजेस थे उनकी रिहाई की बात होती थी तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से बार बार उसको सबोटाज किया गया। ये आगे पीछे यके बाद दीगरे 3 खबरें ऐसी आई हैं जो बता रही हैं कि इन हाउस यानी घर के अंदर से बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ बात शुरू हो गई है। इसका इशारा आप अपने एनालिसिस में पहले भी दे चुके हैं। सो किधर जा रही है बात अब इसके बाद? बिल्कुल जी, मैं इसके बारे में कह चुका हूं कि रेजिस्टेंस इंटरनेशनल तो आ रही है, मगर इंक्रीजिंगली आगे डोमेस्टिक से भी आएगी। और इसका इशारा पहले मैंने किया था कि 17 एक्स हाई पीपल, कैबिनेट मेंबर्स या फौज के लोग ने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट साइन किया है जिसमें उन्होंने एतराज किया है ऑन नेतन्याहू's एंटी पैलेस्टाइन पॉलिसीज और समझाने की कोशिश की है कि बस करो, ये जो तुम कर रहे हो, ये इसके साथ इजराइल की जो पोजीशन है वो कमजोर हो रही है, स्ट्रांग नहीं हो रही। तो वो तो रेजिस्टेंस है वहाँ, और जो ऑपोजिशन है वो तो खैर वैसे कर ही रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कर रही है। अब वो देख रहे हैं सितंबर के अंदर जब जनरल असेंबली सेशन होगा तो कंट्रीज लाइक फ्रांस, कनाडा, इन लोगों ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि जी हम वी आर गोइंग टू एंड अप रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन अगर आप बंद नहीं करेंगे। और वो बंद क्या कर रहा है, वो तो और बढ़ रहा है, वो सीज फायर की तरफ से जा ही नहीं रहा। वो तो अब अपनी फौज, रिजर्विस्ट, उसने 60,000 रिजर्विस्ट कॉल कर लिए और वो तो पूरा गाजा को टेक ओवर करने लगा है। और वहाँ 1 मिलियन के करीब 8 लाख से 10 लाख पैलेस्टीनियंस को पुश करके आउट ऑफ गाजा उनको ऊपर भेजना चाह रहा है। तो मतलब है कि वो तो इट्स टेरेबल। अभी लोग बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 37 से 40% जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो बच्चे मारे गए हैं। इट्स अनबिलीवेबल। ये तो जेनोसाइड है ना, तो इससे कम तो ये बात नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो लफ्ज है ना जेनोसाइड, ये पहले इस्तेमाल किया जाता था फॉर ट्राइबल एलिमिनेशंस कैंपेन्स इन अफ्रीका एंड एल्सवेयर। और यहूदियों ने अपने बारे में ये कहा था कि हिटलर ने जेनोसाइड कमिट की थी। अब सारी दुनिया जो है ना वो कह रही है इसराइल जेनोसाइड कर रहा है। तो ये एक बड़ी नई डेवलपमेंट है। अब बच्चे को इस लफ्ज की समझ आ गई जेनोसाइड का मतलब क्या है। एंड सो देयरफॉर आई थिंक ये इसराइल के गले पड़ रही है ये बात। और अब ये जो इसराइल नया करने लगा है, नए कदम उठाने लगा है, ये इसके ऊपर काफी बैकफायरिंग भी होगी। और मैं समझता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी नेतन्याहू के खिलाफ पड़ जाएगी। ट्रंप के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा कि अगर उसने फिर फौज भेज दी, फौज तो है वहां मगर और फौज पे और अटैक कर दिया और सब लोगों को हटाना शुरू कर दिया तो और लोग मारे जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये जो इल्जाम लगा है कि जी नेतन्याहू ने पाला है हमास को, यही इल्जाम है ना जी। अच्छा, ये बात ये है कि ये बिल्कुल सही है, ये कोई पहली दफा नहीं है, ये तो पहले एस्टैब्लिश हो चुका है कि नेतन्याहू की पॉलिसी यही रही है कि कतर के जरिए कतर को पैसे देते थे फॉर नेगोशिएशंस, मगर एक्चुअली आइडिया ये था कि कतर आगे हमास को दे, क्योंकि जब तक हमास है उस वक्त तक नेतन्याहू को अपनी लेजिटिमेसी, अपने आप को रेलेवेंट रखने का एक एक्सक्यूज मिल जाता है। तो वो उसने बहुत किया है। और फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये हमास इतना स्ट्रांग हो गया जो ये कैसे हुआ, और इसी वजह से हुआ कि नेतन्याहू को एक दुश्मन चाहिए था तकड़ा, जिसको वो मार के और अपनी अहमियत बनाता। और इसीलिए ये कोई आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है कि बहुत से जो फंडिंग हुई है हमास की इनडायरेक्टली वाया कतर हुई है, एंड उसमें इजराइल दैट। पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले ही ये कहा था जब ये हमास की तरफ से अटैक हुई कि ये हमास की जो अटैक थी इसको कम से कम 1 साल लग गया होगा प्लानिंग के अंदर। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ये प्लानिंग हुई थी कि ऑल लैंड, सी, एयर, हर जगह से अटैक हुई थी। तो क्या इसराइल को नहीं पता था? कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इसराइल को पता था। इसराइल न्यू एवरीथिंग। इसराइल एनकरेज कर रहा था कि करो, ताकि हम फिर अपना जो करना चाहते हैं हम कर ले। ये इसी किस्म की बात है जैसे सद्दाम हुसैन के खिलाफ जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर ने ये अनाउंस किया कि जी उसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, और कह के और फिर चढ़ाई कर दी, और बाद में पता चला कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं।
और अब टोनी ब्लेयर कहता है हाँ हमारी इंटेलिजेंस ठीक नहीं थी, हमें हमारा ख्याल था। तो मतलब ये उसी किस्म की बात है कि पहले एक चीज को खड़ा किया जाए अपने खिलाफ, फिर उनको हथियार दिए जाए, फिर जब वो आपके खिलाफ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस कर सके तो फिर आप उनको उड़ा के रख दें और कहें जी देखें हमने कितना जबरदस्त काम किया है, और अपनी लेजिटिमेसी को कायम करें। तो ये जो इल्जाम लग रहा है ये बिल्कुल 100% सही है, 100%। मगर इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब आप ऐसा काम करते हैं ना, तो वो जो जिनको आपने सपोर्ट किया होता है वो फिर थोड़ी बहुत आपके हाथ से निकल जाते हैं, वो अपनी एक जिंदगी उनकी अपनी बन जाती है, एक रेज ऑन डेथ उनका अपना बन जाता है, वो फिर हाँ फिर वो आपकी बात नहीं सुनते। अब वो अभी भी वो कह रहा है कि मैंने खत्म करना है हमास को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, एरोड किया है, अभी भी बहुत सी टनल्स हैं जहां ये है वो है फलाना है निकला, अभी भी हमने और करना है। तो अब वो बिल्कुल चाहता है कि किसी तरीके से हमास को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, और ये मौका वो समझता फिर नहीं आएगा, क्योंकि अब ईरान जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया है, सीरिया न्यूट्रलाइज हो गया है, हमास अकेला रह गया है और पीछे से पाइपलाइंस खत्म हो गई हैं, एंड सो ही थिंक्स कि अब आखिरी स्टेज है, अब खत्म ही कर दिया जाए। और ये जो सारा प्लान है, ये जो बाकी जो अब आर्मी को अंदर भेजना और सीज कर लेना गजा को, दिस इज एम्ड एट एलिमिनेटिंग हमास। मगर लोगों का ये कहना है कि इतना आसान नहीं होगा, और ये एंड मुमकिन है कि आईडीएफ जो फोर्स है उसके अंदर बगावत भी हो सकती है और डिसएग्रीमेंट भी हो सकती है, क्योंकि बहुत प्रेशर है सोल्जर्स के ऊपर भी कि आप कर क्या रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि अब आप देखिएगा अगले 3-4 महीने के अंदर काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं एज फार एज इजराइल एंड नेतन्याहू इज कंसर्न्ड। 21 ममालिक यूरोपीय ममालिक उनकी जानिब से भी मजम्मत की गई है इवन सेटलमेंट प्लान की,